मृदा। या भारत में मिट्टियां, भारत में मृदा या मिट्टियों की बात करें अपने, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मृदा किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, मृदा किसे कहते हैं या मृदा क्या है, कौन बताएगा? किसे कहते हैं मिट्टी? देखिए क्या मिट्टी आप लोगों ने, किस किस ने देख रखी है मिट्टी? सब लोगों ने देख रखी है। तो बताओ मृदा क्या होती है, मिट्टी किसे कहते हैं? जो धूल उड़ती है, चेहरे पे गिर जाती है, वो मिट्टी है। तो लिखो भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित कणों की परत, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपरी परत, ऊपरी परत जिसका निर्माण, जिसका निर्माण मूल चट्टान, ह्यूमस, कार्बनिक तत्व तथा तथा समय, या लिख सकते हैं प्रक्रम द्वारा हुआ हो, मृदा कहलाती है। ये बात समझ में आई है क्या? क्या है मृदा, किसे कहते हैं? मृदा कठोर होती है, कोमल होती है? क्या होती है मृदा? मृदा संगठित होती है क्या असंगठित होती है? असंगठित का मतलब क्या होता है? मिट्टी का प्रत्येक कण क्या होता है? अलग अलग होता है। असंगठित का मतलब तो यही होता है। संगठित का मतलब होता है कठोर, यानी कि मिट्टी ज्यादा, अपने ऐसे नहीं कह सकते कि चट्टान के रूप में कठोर होती है, ऐसे कठोर नहीं होती है। इसमें हमने क्या लिखा है, किस किस से बनी है मिट्टी का निर्माण? मूल चट्टान, जिस क्षेत्र के अंदर जिस चट्टान का विस्तार पाया जाता है उससे। ह्यूमस, ह्यूमस और कार्बनिक तत्वों का मतलब हो गया पेड़ पौधों की पत्तियां, गले हुए पत्ते, कोयला, या कोई जीव जंतु के अवशेष, कोई हड्डी, कोई चमड़ी, इन सब के क्या है, लंबे समय तक भूमि पर पड़े रहने से वो गल जाते और बाद में उससे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मृदा के निर्माण में समय का सबसे ज्यादा योगदान होता है। लिखा है ना समय, समय लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। तो मिट्टी के निर्माण में किसका योगदान है? समय, समय का योगदान है। ऑप्शन आ सकता है कि मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं, प्रमुख तत्व है, उसमें ह्यूमस मिल सकता है, मूल चट्टान मिल सकती है, कार्बनिक तत्व मिल सकता है, और समय भी लिखा हुआ मिल सकता है, समय के स्थान पर प्रक्रम भी लिखा हुआ मिल सकता है। अपने सोचेंगे कि ठीक है, मूल चट्टान हो सकती है, ह्यूमस हो सकता है, पेड़ पौधों के पत्ते हो सकते हैं, किसी जानवर की हड्डियां भी उसके अंदर हो सकती है, समय कहां से आ गया? क्या तुरंत प्रभाव से जो जानवर होता है वो मिट्टी में मिल जाता है क्या? समय तो लगता है उसमें। पेड़ पौधों की पत्ती है वो नीचे गिरते ही समाप्त हो जाती है क्या? समय तो लगता है उसमें। तो ये सारे के सारे तत्व मृदा के निर्माण के अंदर क्या होते हैं?
उपयोगी होते हैं। अगली बात, मृदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइल बोलते हैं क्या? सोइल बोलते हैं? कैसे लिखते हैं सोइल? SOIL, सोइल। सोइल जो है ये किससे बना है? SOLUM, सोलम से बना है। सोइल किससे बना है? सोलम। सोलम जो शब्द है ये अपने ऐसे कह सकते हैं लेटिन भाषा का शब्द है। सोलम कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फर्श। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मृदा को अपने को पता है सोइल बोलते हैं, और जो सोइल है ये लेटिन भाषा के सोलम से बना है। तो सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श। जैसे हिंदी हम पढ़ते हैं, हिंदी किससे बनी है? संस्कृत से। हिंदी का जो मूल रूप है वो क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत से हिंदी भी बनी है, संस्कृत से राजस्थानी भी बनी है, संस्कृत से गुजराती भी बनी है, और संस्कृत से मागधी भी बनी है। ये सारी किससे बनी है? संस्कृत से ही बनी है। हिंदी वाले सर ने बताया होगा, नहीं तो मैं राजस्थानी पढ़ाता हूं तब मैं बता दूंगा आगे। ऐसे ही जो अपने अंग्रेजी भाषा देखते हैं उसका जो प्राचीन रूप है वो कौन सी भाषा है? लेटिन भाषा। लेटिन भाषा से मतलब है कि यूरोप के अंदर पुराने समय के अंदर बोली जाने वाली भाषा। कौन सी भाषा थी? लेटिन। अब देखो, संस्कृत के कुछ शब्द हम किस में प्रयोग कर रहे हैं? हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अब क्या लेटिन भाषा से सिर्फ अंग्रेजी बनी है? तो नहीं, अंग्रेजी नहीं बनी, और भी बहुत सारी जैसे भाषाएं बनी, जैसे संस्कृत से इतनी भाषाएं बनी। इंग्लिश के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं? सोइल बोलते हैं। लेकिन सोइल शब्द है वो, जैसे हम तत्सम तद्भव पढ़ते हैं ना, पढ़ा है? तत्सम कौन सा होता है? जो संस्कृत का होता है। तद्भव कौन सा होता है? जो हिंदी के अंदर आ गया आप ब्रंश हो गए। वही कहानी यहाँ पे कि सोलम है ना वो तत्सम है, और सोइल है वो क्या है? तद्भव है हिंदी के अनुसार। ऐसे तो हिंदी आती है मेरे को भी, ज्यादा नहीं आती वो एक बात अलग है, पढ़ाने लायक नहीं आती, पढ़ने खुद तो पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से तो ये बात समझ में आ गई होगी कि लेटिन भाषा क्या है? अंग्रेजी का पुराना रूप है जो प्रारंभ में विकसित हुआ था, जैसे हमारे संस्कृत विकसित हुई थी, उस प्रकार से अपने उदाहरण के रूप में इसको समझ सकते हैं। चलो अगली बात करते हैं। इसके बाद एक शब्द लिखते हैं हम, पैडोजिनेसिस। पैडोजिनेसिस का अर्थ क्या होता है? मृदा जनन, या कह सकते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया। ये बेसिक बातें पढ़ रहे हैं अपने अभी, कोई ऐसी बात नहीं पढ़ी कि भारत की है या राजस्थान की है या विश्व की है। कोई कहीं का भूगोल पढ़ लो, कहीं की मृदा पढ़ लो, ये बेसिक बात है। अर्थ मृदा जनन है, मृदा जनन को हम कह सकते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया। फिर एक हम शब्द पढ़ते हैं पेडोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो मृदा का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा जो मृदा का अध्ययन करती है पेडोलॉजी कहलाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडोलॉजी नहीं, पेडोजिनेसिस कहलाती है। ये बात मेरे ध्यान रखनी। मृदा का निर्माण प्रमुख रूप से
किस पर निर्भर है या किससे होता है मृदा का निर्माण? तो हम कुछ शब्द पढ़ते हैं, जैसे हम शब्द पढ़ते हैं अपर्दन। नाम सुना है अपर्दन का? क्या होता है अपर्दन? क्या होता है? जोर से बोलो। चट्टानों का विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। इन्होंने बताया वो सही है क्या? नहीं है सही। कोशिश तो की है, पास में तो पहुंच गए, लेकिन सही नहीं बता पाए। अपर्दन का मतलब होता है कटाव। अपर्दन का मतलब क्या होता है? कटाव। एक इससे मिलता जुलता शब्द होता है अपक्ष, है ना? अपक्ष क्या होता है? अपक्ष का अर्थ होता है टूटना, बिखरना। ठीक है, टूटना या बिखरना अपक्षय का अर्थ होता है। अपक्षय और अपर्दन में अंतर क्या होता है? सही प्रकार से अगर समझ लेते हैं अपने, तो ये जो अपर्दन है ना, ये इस अपक्षय के अंदर ही शामिल है। ठीक है, अपर्दन कब होगा? जब अपक्षय होगा। जब कोई चीज टूटेगी ना, तभी तो उसका आगे कटाव होगा, आगे जाएगी, वो वहां से खिसकेगी, उसका स्थानांतरण होगा। तो कौन सा शब्द किस में समाहित है? अपक्षय के अंदर का क्या समाहित है? अपर्दन समाहित है। तो मिट्टी का निर्माण अपर्दन से ज्यादा होता है या अपक्षय से? तो उत्तर होगा अपक्षय से। क्यों? क्योंकि अपर्दन तो अपक्षय के अंतर्गत ही आता है, उसी में शामिल है ना? तो लिखेंगे मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण मुख्य रूप से अपक्षय पर निर्भर करता है। समय के स्थान पर टूटकर गिरना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। उदाहरण से समझे क्या कोई? देखो, ये एक चट्टान है, ठीक है? एक तो इस चट्टान से समझ लेते हैं। इस चट्टान में क्या है? ये चट्टान गर्मी में गर्म होती है, सर्दी में क्या होती है? ठंडी होती है। गर्म और ठंडी होने के कारण क्या है? इसमें थोड़ा सा भौतिक परिवर्तन होता है, और भौतिक परिवर्तन होने के कारण क्या, इसमें कोई मान लो दरार आ जाती है, छोटी सी क्या आ गई, इसमें दरार आ गई। अब मान लो दरार हो गई, इसके अंदर बरसात हुई। बरसात हुई तो क्या है, थोड़ा सा पानी इस दरार के अंदर चला गया यहाँ पे, ठीक है? और अब पानी इसमें चला गया, इसके बाद में सर्दी का मौसम हो गया, सर्दी पड़ने लगी। सर्दी पड़ने लगी तब क्या हुआ? सर्दी पड़ने लगी तो यहाँ पर जो जल की बूंदें थी, अब वो किस में बदलेगी? किसमें बदलेगी? बर्फ में बदलेगी। जब बर्फ में बदलेगी ना जल की बूंदें, तब वो इन चट्टानों के ऊपर, ये जो दरार है ना, इधर भी दबाव लगाएगी और इधर भी क्या लगाएगी? दबाव लगाएगी। लेकिन जैसे ही उसके बाद में गर्मी होगी, तो जल, वो बर्फ है वो जल में परिवर्तित हो जाएगी, और अगर और ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो जल है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्रिया जब यहाँ पर लंबे समय तक चलेगी ना, तब यहाँ आसपास की चट्टान कमजोर होकर के टूट कर गिरने लगेगी। ठीक है, गिरने लगेगी तो ये दरार बड़ी हो जाएगी। मान लो उसके बाद में तेज हवा चली, तो जो छोटे छोटे कण यहाँ पर
गिरे थे वो यहाँ से क्या है, उड़ेंगे, तब अपर्दन होगा। अन्यथा यहाँ पर टूट के जो कण गिरे हैं वो क्या कहलाएंगे, किस क्रिया के अंतर्गत आएंगे, अपक्षय के अंतर्गत आएंगे। अगर यहाँ लंबे समय तक ये चलता रहेगा तो मिट्टी का निर्माण यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन अगर तेज हवा या जल का जो बहाव है वो ज्यादा होगा तो ये मिट्टी क्या है, यहाँ से निकल करके कहीं दूसरे स्थान पर भी जा सकती है। तो यहाँ से इसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया, और जिस स्थान पे ये जाकर के गिरी वहां इसका क्या हो गया, निक्षेपण हो गया, जमाव हो गया। जमाव को भूगोल में बोलते हैं निक्षेपण, वहां उसका क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। तो अपर्दन से भी मिट्टी का निर्माण हो जाता है, निक्षेपण से भी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर प्रश्न आए कि मृदा के निर्माण का जो मुख्य कारक है वो कारक है, तो वो कारक क्या है, अपक्षय है, क्योंकि अपक्षय में सारी ही क्रियाएं क्या हो जाती है, एक प्रकार से शामिल हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गई सभी के। दीवार होती है अपने, दीवार के सुरसुरी लगती है ना, सुरसुरी लगती है तो क्या होता है, जो सीमेंट होती है ऊपर जो प्लास्टर होता है वो नीचे गिरने लग जाता है वहां से, है ना, दीवार के पास में नीचे गिर जाता है, तो वो कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया होगी, वो अपक्षय क्रिया। अगर तेज बरसात हुई, तेज बरसात के बाद में वो जो मिट्टी वहां से उतरी थी, प्लास्टर उतरा था, वो दूसरे स्थान पर चला गया तो क्या है, अपर्दन है, और किसी स्थान पे जाके जमा हो गया तो वो क्या है, निक्षेपण है। ठीक है, ये तीन शब्द हमें ध्यान रखने हैं भूगोल में। अब लिखते हैं मृदा के घटक, समझ में आ गई यहां तक बात है? लिखो मृदा के घटक। मृदा के घटक, तो मृदा के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, कौन कौन सी चीजों का संगठन है, उनकी बात कर लेते हैं। तो लिखिए एक नंबर पे खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जल, मृदा वायु। मृदा जल का मतलब हो गया मिट्टी के अंदर नमी से, मिट्टी में नमी होगी तभी तो फसलें होगी, मिट्टी में नमी नहीं होगी तो फसलें नहीं होगी, क्योंकि कोई पौधा है वो अंकुरित ही नहीं होगा। और इसके अलावा मिट्टी में क्या होना चाहिए, इसके अलावा मिट्टी के अंदर होने चाहिए सूक्ष्म जीव, जैसे केंचुआ या केंचुआ के प्रजाति के और भी छोटे छोटे जीव होते हैं, वो इसमें होने चाहिए, सूक्ष्म जीव, ये इतने तत्व इसमें होने चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई सभी के? कपूर साहब चले आगे, लिखो फिर आगे, मृदा की प्रकृति, मृदा की प्रकृति, मृदा की प्रकृति से क्या मतलब है, हम्म, जैसे व्यक्ति की प्रकृति होती है ना अलग अलग, कोई आलसी होता है, कोई आलसी नहीं, कुछ कामचोर भी होते हैं, कुछ मेहनती होते हैं। आलसी और कामचोर में अंतर होता है, आलसी तो वो होता है काम करता तो है लेकिन लटक लटक के करता है किसी काम को, है ना,
और कामचोर वो होता है जब काम सामने रहता तब भाग जाता है। कोई गुस्से वाला होता है, किसी को गुस्सा आता ही नहीं है। तो अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वैसे मृदा की भी क्या होती है, प्रकृति होती है। मृदा की प्रकृति, ठीक है। मृदा की प्रकृति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक पैमाना बनाया गया है, पैमाने को बोलते हैं पीएच स्केल। तो मृदा की प्रकृति का जो मापन है वो किससे किया जाता है, पीएच स्केल से किया जाता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक पैमाना है, इस पैमाने के अंदर कहां से लेकर कहां तक मान होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक मान होते हैं, और बीच में क्या होता है, 7। अगर पीएच का मान है वो 7 से कम है तो कौन सी मृदा है, अम्लीय मृदा। अगर पीएच का मान 7 के आसपास है तो कौन सी मृदा है, उदासीन मृदा। और अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो कौन सी मृदा है, क्षारीय मृदा। तो मृदा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। राजस्थान की मिट्टियां पढ़ ली ना आपने या नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो ध्यान रखना, अब तक तो जो पढ़ रहे हैं वो सेम ही है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। साथ साथ में बता देंगे राजस्थान वाली को। अब देखो मिट्टी कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी मृदा की प्रकृति। एक तो होगी अम्लीय मृदा, दूसरी हो गई क्षारीय मृदा, और तीसरी हो गई उदासीन मृदा। बढ़िया मिट्टी कौन सी है इनमें से, उदासीन। उदासीन मिट्टी सबसे अच्छी है। अब इसमें सुधार, कौन सी मिट्टी में सुधार करने की आवश्यकता है, उदासीन मिट्टी में सुधार करने की आवश्यकता है, अम्लीय मिट्टी में सुधार करने की आवश्यकता है, या क्षारीय मिट्टी में, अम्लीय और क्षारीय में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि वो क्या बन जाए, उदासीन बन जाए। क्योंकि कृषि के लायक मिट्टी कौन सी है, उदासीन मिट्टी। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर इतना ही है, ये मिट्टी एक प्रकार से खारी होती है। ये मिट्टी क्या होती है, खारी होती है, नमकीन होती है, क्षार तत्वों की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। इसमें ऐसा क्या डाला जाए कि इसकी क्षारीयता है वो कम हो जाए, तो इसमें हम गोबर की खाद डाल सकते हैं। इसमें हमें गोबर की खाद के अलावा जैसे और इसमें क्या डालें, जिप्सम डाल सकते हैं, हरी खाद डाल सकते हैं। हरी खाद जानते हो क्या, हरी खाद होती है जैसे अपने कोई जैसे मूंग है ना, मूंग का जैसे कचरा है, मूंग निकालने के बाद जो कचरा बचता है ना, वो खेत में डाल दे तो वो हरी खाद के रूप में काम आ जाता है एक प्रकार से, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है। या कुछ ऐसी फसलें होती है जिनको उगाया जाता है, जैसे एक अपने बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर ढडेरन बोलते हैं, देखे क्या, नहीं देखे, घर पे जाके पूछना जो खेती करते हैं उनसे, ये ढडेरन क्या होता है और कितना बड़ा होता है, ठीक है। अभी मिल जाएंगे, खेत में खूब खड़े हैं अभी, जो खेत साफ नहीं करते ना, खोदी खादी नहीं निकालते, खरपतवार नहीं निकालते, उनके खेत में खूब मिलेगा अभी खड़ा, इतना इतना बड़ा खड़ा होगा। हाँ हाँ, यही खड़ा है पास में अपने, इसी खेत में मिल जाएगा। तो ये क्या, इसे बोया जाता है, इसे बोने के बाद में इसे हरे कोई क्या जमीन में मिला दिया जाता है, जिससे क्या पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 14 से किसके पास आ जाता है, 7 के आसपास आ जाता है। 6, 7, 8 के पास जब पीएच का मान होता है तो उस मृदा में खेती की जा सकती है। अब अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा में क्या किया जाए कि वो खेती योग्य हो जाए,
तो इसमें इसमें पीएच का मान कम है, इसमें ज्यादा क्या है, इसमें हरी खाद की मात्रा ज्यादा है, इसमें पेड़ पौधों की पत्तियां ज्यादा है, जो मृत पशु है उनके शरीर वगैरह वगैरह इसके अंदर क्या पड़े रहते हैं, इसके कारण ये क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो इसमें क्या डाला जाए, या तो इसके अंदर हम डाल सकते हैं रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं, या हम इसके अंदर क्या है कुछ लवणीय तत्व डाल सकते हैं, क्षारीय मिट्टी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर इस अम्लीय मिट्टी के अंदर घई से लाके क्षारीय मिट्टी भी डाल देंगे तो भी इसके पीएच का मान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 7 के आसपास आ जाएगा, तो भी ये खेती के क्या हो जाएगी, योग्य हो जाएगी। ठीक है। अगली बात लिखते हैं हम इसके बाद, इसमें एक एक बात ऐसे लिख देते हैं। अम्लीय मृदा में पीएच का मान कितने से कम होता है, 7 से कम। क्षारीय मृदा में पीएच का मान 7 से अधिक। उदासीन मृदा में पीएच का मान 7 के आसपास होता है। अगर 7 से किसी मृदा के पीएच का मान ज्यादा बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो मृदा कैसी होती जा रही है, क्षारीय। अगर 14 पहुंच गया तो यानी कि बहुत ज्यादा क्षारीय, और अगर 7 से घटते घटते 1 या 0 के पास में आ गया, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, ये बात में ध्यान रखें। आगे अपने बात नोट करते हैं, नोट लगा करके लिखिए। पांच दिसंबर 2013 को यूएनओ ने विश्व मृदा दिवस की घोषणा की। 5 दिसंबर 2013 को एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने क्या किया, मृदा दिवस की घोषणा की कि 5 दिसंबर को क्या मनाया जाना चाहिए, मृदा दिवस मनाया जाना चाहिए। तो प्रथम मृदा दिवस कब मनाया गया, प्रथम मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया, ध्यान रखना। घोषणा कब हुई है, 5 दिसंबर 2013 को, और मनाया कब गया पहला मृदा दिवस, 5 दिसंबर 2014 को। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा रहा, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015। ये नोट कर लो, ये राजस्थान के भूगोल में ये बातें मैं नहीं बताने वाला, डायरेक्ट वर्गीकरण से ही शुरू करूंगा मैं, क्योंकि ये सेम ही बातें सारी, कोई इसमें अभी तक कोई भारत का, कोई पाकिस्तान का, कोई राजस्थान का कहीं नाम आया है क्या, ये पूरे विश्व में कहीं की मृदा पढ़ेंगे, इतनी बातें पढ़नी पड़ेगी। इसमें कोई पाकिस्तान में जाके मैं पढ़ाऊंगा तो भी यही पढ़ाऊंगा अभी तक, तो आगे इसमें यहाँ तक तो कोई बदलाव होना ही नहीं है। ऐसे तो है नहीं कि वहां के कोई पीएच का मान अलग चलेगा, पूरे विश्व में एक से ही चलता है सारा सिस्टम, है ना। तो अभी तक तो कोई बदलाव वाली बात है नहीं। आगे लिखिए इसके बाद, मृदा निर्माण के कारक, ये भी भारत पाकिस्तान में सेम है। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक तो लिखेंगे जनक सामग्री,
जिससे मिट्टी बनी है। कौन कौन से हो सकते हैं वो तत्व? 5-6 तत्व पीछे पढ़ के आए हैं। सूक्ष्म जीव, मृदा में नमी, मृदा में वायु, ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ और खनिज तत्व, वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरा है उच्चावच, इनको समझेंगे अपने। तीसरा है जलवायु और चौथा है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, देखो, जनक सामग्री वह सामग्री जिससे मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। अब मिट्टी का निर्माण कौन कौन से तत्वों से होता है? हमने पीछे लिखा है ना, मृदा के घटक या मृदा के संघटक। तो कौन कौन से है उसमें? खनिज पदार्थ, ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु और सूक्ष्म जीव, इससे मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा कारक क्या लिखा है? उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? उच्चावच होता है स्थलाकृति, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। क्या आपको ऐसे लगता है कि मैदानों के अंदर पर्वतीय मृदा पाई जाएगी और पठारों पर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसी जहां की स्थलाकृति होगी वहां वैसी ही मिट्टी मिलेगी। यानी कि उच्चावच मृदा को क्या करता है? एक प्रकार से निर्माण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैदान के अंदर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, पर्वतों पर पर्वतीय मृदा मिलेगी, पठारों पर काली मिट्टी मिलेगी या लाल मिट्टी मिलेगी, इस प्रकार की मिट्टियां मिलेगी। तो ये किस पर निर्भर करता है? उच्चावच पर, वहां की स्थलाकृति कैसी है, जलवायु। अब जलवायु की बात करें अपने, देखें कि जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान में जहां वर्षा 25 सेमी से कम होती है वहां कौन सी मिट्टी है? रेतीली बलुई मिट्टी है। जहां वर्षा 25 से 50 सेमी के बीच में होती है वहां पर अपने ऐसे कह सकते हैं मिश्रित रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पूर्ण रूप से रेत नहीं है, उसमें कुछ पीली मिट्टी भी पाई जाती है, कुछ उसके अंदर जलोढ़ मिट्टी के भी अंश पाए जाते हैं। फिर अरावली की तरफ जाते हैं तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, अरावली को पार करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में जाते हैं तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और हाड़ौती वाले पठार में जाते हैं तो काली मिट्टी पाई जाती है कि नहीं है? है। अब इसका जलवायु का क्या प्रभाव आया? जलवायु का प्रभाव ये आया कि जैसे जहां आज मरुस्थल है वहां मरुस्थल क्यों है? वहां मरुस्थल इसीलिए है क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती, वहां की जलवायु ही ऐसी है। अगर यहाँ वर्षा ज्यादा होती तो हो सकता है थार का मरुस्थल मैदान में बदल जाता, जलोढ़ मिट्टी का क्या बन जाता? मैदान बन जाता, यहाँ पे नदियां बहने लगती। तो क्या आपको नहीं लगता कि जलवायु मिट्टी को प्रभावित करती है कहीं ना कहीं? बात समझ में आई है या नहीं आई? वापिस मैं एक बात और बताता हूँ, जहां लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है ना, जहां वर्षा ठीक ठाक होती है वहां लाल और पीली मिट्टी रहती है, लेकिन लाल और पीली मिट्टी वाले क्षेत्र में जब बरसात हिसाब से ज्यादा होने लग जाती है ना, तो वहां एक मिट्टी बन जाती है, उसे लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। लाल पीली मिट्टी से लेटेराइट मिट्टी क्यों बन गई? क्योंकि बरसात ज्यादा हुई। इसका मतलब है वहां की जलवायु मिट्टी को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये बात ध्यान रखनी। प्राकृतिक वनस्पति भी मिट्टी को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? जहां पेड़ पौधे ज्यादा है वहां इन पेड़ पौधों की पत्तियां भी तो गिरेगी। पेड़ पौधों की पत्तियां गिरेगी तो जमीन पे ही गिरेगी, आसमान में तो जाएगी नहीं। जमीन पर लंबे समय तक पड़े रहेगी तो किस में मिल जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी में मिल जाएगी तो जो प्राकृतिक वनस्पति होती है या प्राकृतिक जीव होते हैं उससे ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, और ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है तब मिट्टी के अंदर अम्लीय तत्वों की मात्रा बढ़ती है। मिट्टी क्या होती है? अम्लीय होती है। भारत अपने राजस्थान में अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में अम्लीय मिट्टी नहीं पाई जाती, पेड़ पौधे ही नहीं, नागौर वाले बेल्ट में भी नहीं है,
अरावली से इधर नहीं है, तो कहाँ है? अरावली के अंदर, अरावली के दक्षिण भाग के अंदर जहाँ उदयपुर पाया जाता है, उदयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, राजसमंद वाले क्षेत्र में, वहां मिट्टी के अंदर अम्लीय तत्व पाए जाते हैं। तो क्या मिट्टी की प्रकृति के अंदर प्राकृतिक वनस्पति का कोई योगदान नहीं है क्या? है योगदान। अगर प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा होगी तो उसमें अम्लीय तत्वों की प्रधानता होगी, अगर प्राकृतिक वनस्पति नहीं है तो अम्लीय तत्वों के स्थान पर क्षारीय तत्वों की प्रधानता होगी। यही कारण है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां तो क्षारीय मृदा पाई जाती है या लवणीय मृदा पाई जाती है, और जो पूर्वी भाग है, पूर्वी दक्षिणी जो भाग है, उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, वहां अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, अम्लीयता की प्रधानता ज्यादा होती है। तो ये भी कारक एक प्रकार से मृदा को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। ये कारण नहीं लिखना, कारक लिखना चाहिए, मृदा निर्माण के कारक। तो ये बात समझ में आई है या नहीं आई आज वाली? ये बेसिक बात है, अभी अपने बेसिक पढ़ रहे हैं, और एक बेसिक बात और भी पढ़नी है हमें। टाइम तो नहीं हुआ ना अभी, बड़ा टाइम हम पढ़ लेते हैं। देखिए मृदा के संस्तर, मृदा के संस्तर, सीधे लाल काली पीली मिट्टी पढ़ा देंगे, बाद में कोई प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, फिर कहोगे सर पता नहीं कहाँ से आ गया प्रश्न, मिट्टी में तो है ही नहीं है। तो ये कहाँ है? मिट्टी में ही है ये सारा कुछ। चलो अगली बात करते हैं, मृदा के संस्तर। मृदा के संस्तर, आप लोगों में से ऐसे बताओ कि पशु कौन कौन रखते हैं घर पे? कितने लोगों के घर पे पशु है, और पशुओं से संबंधित काम कौन कौन करता है घर पे? शर्म की क्या बात है इसमें? पशुओं को पानी तो पिलाते हो, है ना, और पानी पिला करके वापिस जो उसका स्थान होता है उस पर बांधते भी हो, जिसे अपने खूंटा बोलते हैं, बांधते हो? कभी ऐसा भी हुआ होगा भैंस गाय उस खूंटे को उखाड़ देती है, होता ही है, बेसिक सी बात है। तो नया खूंटा भी लगाते हो, लगाते हो कि नहीं लगाते? कभी लगाया है क्या? किस किसने लगाया है? हाँ, इतने बच्चों ने लगाया है। जब मिट्टी को खोदते हैं ना खूंटा लगाने के लिए, तो लगभग खूंटे की गहराई कितनी करते हैं? 1 फीट के आसपास करते हैं, ज्यादा 1.5 फीट, इतनी क्षमता है हमारे अंदर, इससे ज्यादा हम लगा ही नहीं सकते, है ना। हाँ, उससे किसी से भी अपने लगाए उसको तब। हाँ देखो, अब क्या है, जैसे ही हम मिट्टी खोदते हैं ना, तो मिट्टी के जैसे मिट्टी की जो अंदर की गहराई है, जैसे जैसे मान लो पहले हमने आधा फीट मिट्टी खोदी है ना, फिर आधा फीट और खोदी है, फिर मान लो आधा फीट और खोदी है, तो इन ये 3 परतें है ना, इन 3 परतों के अंदर समानता नहीं पाई जाती, ये तीनों परतें अलग अलग होती है, कुछ न कुछ हर आधे फीट के बाद में क्या है, अंतर आता रहता है। इसे ही मृदा का संस्तर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मृदा का संस्तर कहा जाता है। वास्तविक रूप से मृदा की गहराई कितनी होती है? तो 30 सेमी। 30 सेमी का मतलब 1 फीट 12 इंच। औसत रूप से मृदा की गहराई कितनी मानी जाती है? इतने में मृदा के प्रमुख रूप से कितने संस्तर पाए जाते हैं? 3 संस्तर पाए जाते हैं। और इन 3 परतों के बाद में एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है, अब वो 5-6 फीट तक लगभग क्या है, उसमें शायद कोई बदलाव नहीं हो, ऐसी मिट्टी भी आ जाएगी उसके अंदर। इसे बोलते हैं जनक चट्टान। इसे क्या बोलते हैं? जनक चट्टान। ये जो ऊपर की 3 परतें बनाई है ना हमने, 1 2 और ये 3, ये 3 परतें कौन सी परत से बनी है? इस नीचे वाली परत से बनी। कैसे बनी है वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो परत बनती है वो परत बनती है गैस संस्तर।
सबसे पहले कौन सी परत बनेगी? गैस स्तर बनेगी। इस जनक चट्टान का क्या होगा? अपक्षय होगा। इसमें कुछ मात्रा के अंदर क्या होगा? विघटन होगा। इस मात्रा का जब विघटन होगा ना, तब क्या है, यहां से चट्टाने मान लो सबसे ऊपर आएगी, और सबसे ऊपर आने से मृदा की प्रथम अवस्था का निर्माण होगा। छोटे छोटे कण अलग होंगे अपक्षय के कारण। जिस स्तर को किस नाम से जानते हैं? गैस स्तर के नाम से जानते हैं। कुछ समय बाद में क्या होगा? इस गैस स्तर के अंदर कुछ तो गैस स्तर का समय के साथ में बदलाव हो जाएगा, कुछ तत्व क्या है इसके अंदर बाहर से आकर के क्या है, जमा हो जाएंगे। ठीक है, जिससे एक और संस्तर बनेगा, जिसे किस नाम से जानते हैं? क्षय संस्तर के नाम से जानते हैं। अब इस क्षय संस्तर से ऊपर का जो भाग है, क्षय संस्तर से ऊपर का भाग है, देखो इससे गैस स्तर बना, गैस स्तर से क्षय संस्तर बना, और क्षय संस्तर का जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसके अंदर छोटी छोटी वनस्पति भी हो सकती है, उसमें गोबर की खाद भी जा सकती है, पेड़ पौधों की पत्तियां भी हो सकती है ना, और भी उसके अंदर केंचुआ वगैरह वगैरह जो भी सूक्ष्म जीव है वो सारे के सारे कौन से संस्तर के अंदर रहेंगे? सबसे ऊपर वाले संस्तर के अंदर रहेंगे। ये कौन सा संस्तर होता है? क्षय संस्तर। तो मिट्टी के मृदा के कितने संस्तर है? 3 संस्तर है। और सबसे ऊपर कौन सा संस्तर है? क्षय। प्रश्न ये नहीं पूछा जाता कि सबसे ऊपर संस्तर कौन सा है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन होगा क्षय संस्तर, क्षय संस्तर और गैस संस्तर। तो हम कहेंगे गैस तो बाद में आता है, गैस तो क्या आता है? बाद में आता है। कहाँ आता है बाद में? कैखे गेड़े में, है ना। लेकिन मिट्टी का जब निर्माण होता है, इन 3 संस्तरों के अंदर सबसे पहला कौन सा संस्तर बना है? गैस संस्तर सबसे पहले बना है। तो उत्तर क्या होगा? मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था के तहत कौन से संस्तर का निर्माण होता है? गैस संस्तर का निर्माण होता है। ठीक है, पाकिस्तान में भी गैस संस्तर का ही निर्माण होता है। सी लिखा होगा, ज्यादा करेंगे यही से ले जाना, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो एक आप इस प्रकार से बना लेना, इसमें लिख देते हैं ये प्रथम अवस्था, ये दूसरी अवस्था, और ये तीसरी अवस्था। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ। बाकी इतनी कोई ज्यादा नए समझ में आने वाली बात मुझे तो लगती नहीं इसमें। मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लगती है? नींव ही लगती है, चौबारा बाद में बनता है ना। इसी, या तो अपने एक काम करते हैं, इनके बारे में एक एक बात लिखने अलग से लिख लेते हैं, अगर जगह है तो इसके आगे लिख सकते हैं अपने। कैसे करें? अलग से लिख लेते हैं, तो लिखो कैसे स्तर। कैसे स्तर, कैसे स्तर सबसे ऊपर है ना, तो लिखेंगे ऊपरी परत। ये कौन सी परत है? ऊपरी परत है। और पौधों की जो जड़ें होती है प्रमुख रूप से, अब कपास की जड़ को तो छोड़ दो, कपास की जड़ तो ऐसे है कि 5 फीट तक ही जा सकती है अंदर, है ना, इसीलिए उसको ज्यादा खाद देने की आवश्यकता होती है। मूंग है, मूंग की जड़ कितनी जाएगी अंदर?
ज्यादा से ज्यादा 2-3 इंच चली जाएगी, इससे ज्यादा जड़ नहीं जाएगी। अधिकांश फसलें ऐसी है जिनकी जड़ें के स्तर के अंदर ही रहती है। तो सबसे ज्यादा मृदा के अंदर पौधों की वृद्धि के लिए जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो कौन सी परत में होते हैं? केस स्तर में होते हैं। तो लिखेंगे पौधों की वृद्धि के अनिवार्य तत्व, पौधों की वृद्धि के अनिवार्य तत्व वाली परत कौन सा शस्त्र है? कै शस्त्र। अगला शस्त्र लिखते हैं खे शस्त्र। तो ये किन दो शस्त्रों के बीच में? अभी कै व गै के बीच में, ठीक है, तो इसे मध्यवर्ती शस्त्र बोलते हैं, है ना। और कै व गै शस्त्र के जो मिश्रित तत्वों से इसका निर्माण होता है, कै के भी कुछ तत्व होते हैं और गै के भी कुछ क्या होते हैं इसमें तत्व होते हैं। तो इसमें लिखेंगे कै व गै शस्त्र के, कै व गै शस्त्र के मिश्रित तत्वों से, मिश्रित तत्वों से इसका निर्माण होता है या मिश्रित तत्वों से ये निर्मित होती है। और इसमें भी क्या है, खनिजों का अपक्षय होता रहता है इस परत में। तो लिख सकते हैं खनिजों के अपक्षय की परत। अब तीसरी परत अपनी बात करते हैं गैस स्तर। मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था, मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था। और एक बात लिख सकते हैं कि ऊपर की दोनों परतों का निर्माण इसी परत से होता है। सही है क्या ये बात? ऊपर की दोनों परतों का निर्माण इसी परत से होता है। और इनके नीचे, गे परत के नीचे क्या है? तो इसे लिखेंगे इन तीन शस्त्रों के नीचे आधार चट्टान अस्तित्व है, जिसे मूल या जनक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है।